हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, हम लोग यहां पर फिजिक्स के दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। और दूसरा जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था मोशन यानी गति। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर यानी बल एवं दाब। ठीक है, तो सभी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, बल के बारे में। अब देखिए, बल होता क्या है आप लोग जानते होंगे। सर, किसी भी वस्तु पे आपने कई बार क्वेश्चन पढ़े होंगे कि इस पे फोर्स लगाया गया जिससे ये यहां से यहां पर आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोगों को पता तो है ही फोर्स, लेकिन एग्जाम में जो फोर्स पूछा जाता है वो एक्चुअल में डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार कि इसकी परिभाषा क्या है ना? समझ लो बात को। तो फोर्स के बारे में यानी बल के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिलेगी वो हम लोगों को मिलेगी न्यूटन के नियम के द्वारा। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे जिसमें फोर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप लोग तीनों नियम को समझते हैं। एक एक नियम जब मैं आपको बताऊंगा ना, ये है न्यूटन का पहला नियम, ये है न्यूटन का दूसरा नियम, ये है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इन तीनों नियम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फोर्स क्या है, बल क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन के नियम। देखिए दोस्तों, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए गति के। जब भी गति होगी ना, उन्होंने बताया, देखो कहीं पर भी गति हो रही है ना, देख लेना ये 3 चीजों हमेशा आप लोगों की आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, ये नियम क्या बोलता है, ध्यान से आप लोग देखिए। यहां पर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहां पर एक फुटबॉल रखी थी, अब आपने इस पे क्या मारी, किक मारी। दोस्तों, अगर आप लोग इसको पैर से किक नहीं मारते, पैर से फोर्स नहीं लगाते, तो क्या ये फुटबॉल अपने आप हिल जाती? क्या फुटबॉल जहां पर थी वो वहीं पर रहती जब तक आप लोग इस पे कोई फोर्स न लगाते। तो न्यूटन साहब का पहला नियम यही बोलना चाह रहा है कि अगर कोई बॉल, मतलब अगर कोई बॉडी यानी अगर कोई पिंड रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पे आप लोग कोई फोर्स ना लगाए। या दूसरी चीज आप लोग ध्यान से समझिए, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो वह गति ही करती रहेगी जब तक उस पे आप लोग कोई फोर्स ना लगाए। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग बोलोगे कि सर मान लीजिए कि मैंने एक बॉल को, प्लास्टिक की बॉल को मैंने लुढ़काया। ठीक है सर, ये जो बॉल है वो गति कर रही थी, लेकिन सर थोड़ी देर बाद में ये रुक जाती है। तो सर आपने तो बोला था कि अगर ये मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक कोई फोर्स इस पर नहीं लगाओ। सर मैंने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो फिर सर ये बॉल रुक कैसे गई? देखिए दोस्तों, ये जो बॉल है ना, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे एक तो दोस्तों एयर का रेजिस्टेंस, भाई एयर भी तो इस पे फोर्स लगाएगी। सिमिलरली दोस्तों, ये जो नीचे वाली जमीन है और ये बॉल है, इसके बीच में भी कुछ फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, ये एयर का फोर्स इसको रोक देंगे। अगर ये दोनों नहीं होते तो ये बॉल आप लोगों की चलती रहती। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो न्यूटन साहब ने टोटल 3 नियम दिए। पहले नियम में इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे मान लो ये एक पत्थर है, आपने कहीं पर रखा हुआ है, ये पत्थर वहीं का वहीं रहेगा जब तक आप लोग इस पे कोई फोर्स न लगाए। अब आप लोग बोलोगे कि सर मैंने सुबह देखा था इधर, ये पत्थर है ना, मेरे को दिन में इधर मिला, तो अगर ये यहां से यहां पर आए तो 100% किसी ने इस पे फोर्स लगाया है। ये तो बहुत तगड़ी आंधी आई होगी तो एयर ने इस पे फोर्स लगा दिया, किसी ना किसी ने तो लगाया है ना? तो अगर फोर्स नहीं लगता ना तो बॉडी जहां पर है वहीं पर रहेगी। आई बात समझ में? तो न्यूटन साहब का पहला नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूं, इसमें यह कहा गया है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या अगर गति कर रही है तो नियत उसी गति से चलती रहेगी जब तक आप लोग उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों यहां पर एक चीज देखो ध्यान से कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे मान लीजिए से एग्जांपल में इस वीडियो में आपने देखा होगा, यहां पर एक फुटबॉल रखी थी। दोस्तों ये फुटबॉल किस में थी? पहले रेस्ट में थी, विराम में थी। क्या ये रेस्ट में रहेगी क्या जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए? बिल्कुल सर, रेस्ट में रहेगी। तो कोई भी बॉडी में अपने आप उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, ऐसे नहीं गति में आ जाए। तो कोई भी बॉडी
उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर यह रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ढीठ है ये, इसका ढीठपन है कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहेगी, उसका ढीठपन है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। फिर आप फोर्स लगा के उसको रेस्ट में लाते हो, आप इसको फिर फोर्स लगा के मोशन में लाते हो। तो कोई भी बॉडी अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती। अगर आप लोग दोस्तों इस पे फुटबॉल पे फोर्स भी लगा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ही दोस्तों ये गति में आ जाएगी, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु है ना वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का कुछ विरोध करती है, वो आसानी से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना चाहती, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व। यानी सर कोई भी वस्तु का वह गुण, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट रजिस्ट दी चेंजेस। यानी इसकी परिभाषा में बताऊं, जड़त्व की परिभाषा क्या है? जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जो जिसकी वजह से वह इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, आइए देखिए, तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो, गति की अवस्था हो, सिंपली अवस्था लिखो, जो इसकी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता हो। यानी अगर वह रेस्ट में, विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहना चाहेगी, आप लोग कुछ लगाना चाहेंगे तो उसका विरोध करेगी। ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा फोर्स लगाओगे तो आ जाएगी मोशन में, लेकिन वह इसका विरोध करेगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं किस वस्तु का इनर्शिया ज्यादा होगा, जैसे मान लो अगर मैंने आपको यहां पर बोला कि यहां पर आपके पास में एक सिक्का रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और एक आपके पास में क्या है, बहुत बड़ी वस्तु है 10 किलोग्राम की, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका ढीठपन ज्यादा होगा, कौन आसानी से नहीं हिलेगा? तो अगर ये रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है, तो इधर दोस्तों थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो अपनी इनर्शिया में मतलब वो अपनी अवस्था में चेंज कर लेगा, मतलब इसका ढीठपन ज्यादा नहीं है, इनर्शिया ज्यादा नहीं है। जबकि सर इसको हिलाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका ढीठपन ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि दोस्तों किसी वस्तु का जो इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है? बताओ, अगर किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका इनर्शिया यानी जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बताइए इनमें से किसका जड़त्व ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 सिक्का, ऑप्शन नंबर बी बॉल, ऑप्शन नंबर सी एक मान लो 10 किलोग्राम की वस्तु, ऑप्शन नंबर डी एक ट्रेन। तो ट्रेन का इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन का द्रव्यमान कितना ज्यादा है। अगर ट्रेन रेस्ट में है तो उसको आप लोगों को चलाने के लिए कितना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनर्शिया मैं फिर से बताता हूं, किसी भी वस्तु का वह गुण या किसी वस्तु का ढीठपन जिससे वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। तो इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। जैसे एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, यानी अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहनी चाहेगी। वो अगर आप लोग उस पे उसकी अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करोगे ना तो वह इसका विरोध करेगी। तो एक तो होता है दोस्तों इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विश्राम का जड़त्व या विराम का जड़त्व। एक होता है आप लोगों का इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व। इसका मतलब अगर कोई वस्तु गति में है तो उसका जो इनर्शिया होता है ना वो उसको गति में रहना चाहेगा। अगर आप लोग उसकी गति को कम करने की कोशिश करोगे, रोकने की कोशिश करोगे तो वह इसका विरोध करेगी। क्लियर है क्या? ठीक है। एक होता है दोस्तों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, दिशा का जड़त्व भी होता है। जैसे मान लो अगर आप इस दिशा में जा रहे हो, अगर मैं आपको फोर्स लगा के इस दिशा में करने की कोशिश करूं तो आप इसका विरोध करोगे। सर इन तीनों के मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर इन तीनों के एग्जाम्पल भी बता दीजिए जिससे मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्यों नहीं समझाएंगे अच्छे से एग्जाम्पल? क्लियर है क्या? आ जाइए। देखो दोस्तों, आ रही है आपको साइंस समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है ना? चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको जिससे और हम लोगों को क्लियर हो जाए। आ जाइए, सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व। ये क्या है?
कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर उसमें आप उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन की कोशिश करोगे ना तो वो इसका विरोध करेगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? बेसिकली जिसकी वजह से वो रेस्ट में बना हुआ है, जिसकी वजह से वो विराम में बना हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। या मैं बोलूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व का मतलब क्या है? विराम का ढीठपन, मतलब वो विराम में रहना चाह रहा है। आप लोग अगर मोशन में लाने की कोशिश करोगे तो वह उसका विरोध करेगा। क्लियर है सर? इसको एग्जांपल से समझाओ। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों, क्या जब आप लोग पेड़ को हिलाते हो तो क्या वह फल गिरता है? क्या फल गिरता है? क्या गिरता है? क्या कभी आपने सुना है क्या, या एक्सपीरियंस किया है क्या? बिल्कुल। दोस्तों, क्या आपको पता है इसके पीछे भी क्या कारण है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी विराम का जड़त्व। सर इसको समझाइए कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों ये क्या है? बहुत बड़ा पेड़ है, ये उसकी शाखाएं हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसकी शाखा से मान लीजिए एक फल लग रहा है, एक फ्रूट लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। सर सर्कुलर मोशन नहीं करवाए तो, चिन्मय दास जी नहीं करवाए तो आगे होगा तभी तो नहीं करवाया ना। चुपचाप से पढ़ लो, ज्यादा होशियार मत बनो। सर वो नहीं करवाए, ये तुम कुछ ज्यादा अपने आप को ज्यादा समझते हो क्या कुछ बच्चे? तो वो इस चैप्टर में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप मुझे कमेंट मत करा करो। जैसे मोशन वाले चैप्टर में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर लॉज ऑफ मोशन नहीं कराया। अरे मुझे पता है ना कहां करवाना है, तो वो आपको सब होगा। आप है ना, आप पढ़ाई में ध्यान दो, आपका एक ही काम है पढ़ाई करो, वो छोड़ के आप सब करते हो आप, ठीक है। आ जाओ। तो ये एक क्या है? टहनी है, इससे एक फल लगा हुआ है। जब आप लोग इसको हिलाओगे, पेड़ को हिलाओगे या टहनियों को हिलाओगे, तो क्या ये फल नीचे गिर जाएगा? क्या क्यों गिरेगा? इसका मैं कारण आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों पहले ये फ्रूट किस में था? ये किस में था सर? रेस्ट में था। सर चुपचाप बैठा हुआ था, रेस्ट में था, विराम में था। क्लियर है क्या? रेस्ट में था, विराम में था। आप सर टहनी हिला रहे हो, तो जैसे मान लो आप टहनी को कहां पर लेकर गए? इधर लेके गए। जैसे पहले टहनी ये यहां पर थी, अब आप लोग टहनी को कहां पर लेकर गए? जैसे मान लो आपने इस टहनी को ऐसे हिलाया, टहनी कहां पर गई? ऊपर की ओर गई। मान लेते हैं थोड़ा सा कहां पर गई? ऊपर की ओर गई। टहनी कहां पर गई? थोड़ा सा ऊपर की ओर गई। तो अगर ये टहनी यहां से वहां पर गई तो ये जो फ्रूट है ये भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। इसकी नई भाई, पहले इसकी स्थिति ये थी, अब इसकी स्थिति ये होगी। तो बेसिकली आप फ्रूट को यहां से, पहले यहां से कहां पर लेके जाना चाह रहे हो? यहां पर लेके जाना चाह रहे हो। वह इसका क्या करेगी? विरोध करेगी, वो यहीं पर रहना चाहेगी। जो फ्रूट है आपका वो यहीं पर रहना चाहेगा। आप इसको यहां पर लेके जाना चाह रहे हो, दूर लेके जाना चाह रहे हो, वो यहीं पर रहना चाहेगा। तो आप देखो, आप टहनी यहां पर थी, फ्रूट यहां पर था पहले, अब आप टहनी को यहां पर लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन फ्रूट यहीं पर रहना चाहेगा, वो इससे अलग हो जाएगा, वो इससे अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो आप लोग जब पेड़ को हिलाते हो तो जो फल गिरता है ना, उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? वो यही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी विराम का जड़त्व। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। आप लोग चलो इससे पहले ये वाला एग्जांपल देखो। क्या आपने कभी देखा है क्या? जैसे मान लीजिए आप लोग कभी घोड़े पे बैठते हो, ठीक है। जब घोड़ा चलना शुरू हो जाता है तो आप लोग पीछे की ओर झुकते हो क्या? आप पीछे की ओर झुकते हो क्या जब घोड़ा एकदम से चलना शुरू हो जाता है? क्यों? जैसे देखो, आप लोग यहां पर देखो, ये मान लीजिए क्या है? ये घोड़ा है। प्लीज सारा ध्यान इधर रखो। घोड़ा है, आप इसके ऊपर बैठे हो। अभी आप किस में हो? रेस्ट में हो। आप लोग हो विराम में, तो आप विराम में ही रहना चाहोगे। जैसे घोड़ा एकदम से चलता है क्या होता है? आप विराम में रहना चाहते हो, मतलब समझ रहे हो? तो आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो किसके है? घोड़े के कांटेक्ट में। तो जैसे घोड़ा आगे चलेगा, वो नीचे वाला पार्ट आप लोग का घोड़े के साथ में चल जाएगा। लेकिन मतलब पूरी बॉडी आपकी चाहती है मैं रेस्ट में रहूं, लेकिन नीचे वाला पार्ट घोड़े के कांटेक्ट में, तो वो आगे चल जाएगा, ऊपर वाली बॉडी ऐसी कैसी रह जाएगी। तो कुल मिला के आप लोग कैसे गिरोगे? पीछे की ओर गिरोगे। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? सिमिलरली कोई दोस्तों रोलर कोस्टर राइड होती है, कभी झूले वगैरह में बैठे होंगे ऐसे, ठीक है, जो ऐसे जाती है, इस पे आप बैठे हो, ऐसे बैठे हो, आप बैठे हो। जैसे ही चलना शुरू होगा आप लोग पीछे की ओर गिरते हो। क्यों? क्योंकि पहले रेस्ट में थे, आप चाहते हो मैं रेस्ट में रहूं, लेकिन बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो आपके इसके कांटेक्ट में गाड़ी के, तो ये तो जैसे ही चलेगा आप तो वहीं पर रहना चाहोगे, तो आप
आप पीछे की ओर गिरोगे। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? ठीक है यार। आप जैसे मान लीजिए आपके कोई दोस्त की बाइक है, ये बाइक है, उस पर आप पीछे बैठे हो, तो एकदम से जैसे वो चलाता है कि आप पीछे की ओर गिरते हो क्या? क्यों? क्योंकि अभी हो आप रेस्ट में, तो आप चाहते हो मैं रेस्ट में रहूं, मैं यहीं पर रहूं। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी चलती है, तो आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट किसमें? गाड़ी के कांटेक्ट में, तो वो तो गाड़ी के साथ आगे हो जाता है। आप चाहते हो मैं वहीं पर रहूं, तो आप पीछे की ओर गिरते हो। क्लियर है क्या? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व का मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। इसका मतलब क्या है? कोई गति में है तो वह गति में ही रहना चाह रहा है, गति में ही रहना चाह रहा है। अपनी गति वाली अवस्था में परिवर्तन में कुछ कर रहे हो तो उसका विरोध करेगा वो। क्लियर से? ठीक है, आ जाओ। तो बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? किसी वस्तु का अपनी गत्य अवस्था या गति वाली अवस्था में परिवर्तन, अपने आप परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो गति में तो गति में रहेगी। क्लियर है क्या? ठीक है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों आप चीज मुझे बताइए, अगर कोई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसके जो यात्री है क्या वो आगे की ओर गिरते हैं क्या? कभी आपने देखा होगा, बस में ट्रेवल कर रहे ही होंगे क्योंकि अपन सभी मिडिल क्लास से हैं, तो जैसे आपने देखा होगा बस में ट्रेवल करते हो ब्रेक लगते हैं तो क्या हम लोग आगे की ओर जाते हैं क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ। अजय भार्गव जी बोल रहे हैं सर हैंड राइटिंग नोट्स बनाने वाले का नाम क्या है बताओ। क्यों, उसका क्या करोगे आप? हैं सर फर्स्ट लाइव देख रहा हूं, मेरी केमिस्ट्री हो गई और बायो में नर्वस सिस्टम पढ़ रहा हूं, जल्दी ही लाइव तक आ जाऊंगा। चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो भी आपका छूटा है कोई बात नहीं, 2 क्लास में कर लो, दिन की 3 क्लास कर लो, ठीक है। बस पढ़ाई करो आप, ठीक है। आपको बहुत आसान है, सारे चैप्टर आपको सीक्वेंस में मिल रहे हैं, है ना। हर एक चीज हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत आ रही हो। देखो दिक्कत है ना हर इंसान को आती है, जैसे ऐसा नहीं है आपको हो सकता है सर 1-2 चैप्टर में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, तो सबको आती है, ऐसा थोड़ी है। तो हम लोगों को उस चीज से ऐसा नहीं होना कि यार सर मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यार कोई बात नहीं, अगर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो उसको 2 बार की जगह 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारा तो फिर भी कितना छोटा सा सिलेबस है, साइंस मैथ्स रीजनिंग। दोस्तों यूपीएससी में आप देखोगे कितना बड़ा सिलेबस है, गेट में देखोगे, आईएएस में देखोगे कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। तो आप दिमाग में ये मत लाया करो यार मैं छोड़ के चलूं, चलो मैं हिस्ट्री छोड़ जाऊं, यार मुझे हिस्ट्री नहीं आती या ज्योग्राफी नहीं आती छोड़ जाऊं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट्स में से केमिस्ट्री हार्ड लगती है। अरे कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। क्लियर है? आ जाओ। चलिए अब देखो इसका समझते हैं, मतलब इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मान लो ये थी बस, ये क्या थी? बस। ये बस के पहिए, आप बस के अंदर खड़े हुए हो, गाड़ी चल रही है, ठीक है, मोशन में। तो आप भी क्या चाहोगे? मैं मोशन में, मतलब आप भी मोशन में ही हो, तो आप मोशन में रहना चाहोगे आप लोग, ठीक है। अब होगा क्या? बस वाले ने लगाया अचानक ब्रेक, तो आपकी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो किसके कांटेक्ट में? बस के कांटेक्ट में। तो जैसे बस रुकी वो तो रुक जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हो? मैं मोशन में रहूं, मोशन में रहूं, जिसकी वजह से आप लोग आगे की ओर गिरते हो। आया इसके कारण समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है सर, इसके और एग्जांपल बताइए। दोस्तों जैसे मान लीजिए घोड़ा चल रहा है, अगर घोड़ा एकदम से रुक गया तो क्या आप लोग आगे की ओर गिरते हो क्या? क्या आप लोग आगे की ओर गिरते हो क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो ये क्या है? घोड़ा है, ठीक है भाई, घोड़े को ऐसा समझ लो। अब आप इसके ऊपर सवार थे, घोड़ा था मोशन में, आप भी थे मोशन में, घोड़ा एकदम से रुक गया। देखो आप मोशन में थे, आप मोशन में रहना चाहोगे, तो घोड़ा एकदम से रुक गया तो आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो तो घोड़े के कांटेक्ट में है, तो वो तो रुक जाएगा क्योंकि घोड़ा रुक गया, लेकिन आप मोशन में रहना चाहोगे, जिसकी वजह से आप लोग आगे की ओर गिरोगे। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? आ गई समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग करता है, बिना सीट बेल्ट लगाए, वो अगर गलती से कभी एक्सीडेंट हो गया तो आगे की ओर गिरेगा और अपने शीशे में टकरा जाएगा। इसके भी पीछे कारण क्या? क्योंकि देखो एकदम से कोई भी चीज, आप किसी ऐसी चीज पे सवार हो जो मोशन में है, तो अगर एकदम से आप लोग ब्रेक लगाओगे तो आगे की ओर गिरोगे ना। तो इसलिए बोला जाता है दोस्तों सीट बेल्ट जरूर लगाया करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, कहीं पर एकदम से आपके आगे कुछ आ गया, ब्रेक लगाओगे तो आप लोग आगे आओगे, तो आगे आओगे तो आप लोग कांच में घुस जाओगे, आप वैसे ही मर जाओगे यार, कांच वाच फंस जाएंगे आपके पूरी बॉडी में। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, जिससे आप लोग कांच में ना घुसो। समझे बात को? क्लियर है? आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो आई होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की।
दिशा के जड़त्व की, मतलब कोई भी अगर आप लोग किसी की दिशा में परिवर्तन करना चाहोगे ना, तो उसका वो विरोध करेगा। क्लियर है कि वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। चलो आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो आप किसी बस में बैठे हो, बस में सभी बैठे होंगे, ये बस है, बस में मान लो आप खिड़की की तरफ बैठे हो, इधर बैठे हो आप, ठीक है, या बस में, कार में, कहीं पर भी बैठे हो आप। दोस्तों बस चल रही थी ऐसे, बिल्कुल सीधे सीधे चल रही थी, इस दिशा में चल रही थी। अब मान लो बस दोस्तों मान लो घूम रही है इस तरफ, लेफ्ट में घूम रही है, तो आप कहां की ओर घूमोगे, आप भी लेफ्ट की ओर गिरोगे क्या, आप देखोगे आप राइट की ओर गिरोगे, आप राइट की ओर गिरोगे, आप देखना। क्यों? क्योंकि देखो पहले आपकी दिशा थी, आप बिल्कुल ये वाली दिशा थी। अगर आपकी अब दिशा ये हो रही है तो आप कोशिश करोगे कि मेरी यही दिशा रहे, मतलब आप राइट में रहना चाहोगे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जब ये ऐसे होती है ना, आप इसी दिशा में रहना चाहोगे, तो कुल मिला के बस जा रही है ऐसी और आप ऐसे रहना चाहोगे, तो आप कुल मिला के राइट में गिरोगे आप। ऐसा होता है नहीं होता, बताओ। क्लियर है क्या दोस्तों? आपने कभी देखा है कि जब भी कोई गाड़ी घुमाता है तो वो एक तरफ झुक जाता है पूरा, देखो। देखो क्यों, मेरी बात समझो। जैसे मान लो ये रोड था, ऐसे शार्प टर्न था, क्लियर है, पहले वो जा रहा था ऐसे सीधे सीधे जा रहा था, अब जैसे ही वो ऐसे होता है ना, तो वो इस तरफ प्रवृत्ति रहेगी उसके गिरने की, क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो। क्लियर है कि, तो वो थोड़ा सा और झुक जाता है, और झुक जाता है, जिससे मैं गिरूं नहीं मैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को पहला नियम समझ में आया होगा। दोस्तों पहला नियम क्या है? पहला नियम हम लोगों को यह बताता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, अपने आप उसकी अवस्था में चेंज नहीं होगा। इवन दोस्तों आप लोग थोड़ा फोर्स लगाओगे ना, तब भी वह अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। हाँ, ज्यादा फोर्स लगा दिया तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? यानी न्यूटन का पहला नियम हमको किसके बारे में बता रहा है? फोर्स के बारे में बता रहा है, बल के बारे में बता रहा है। कैसे? कि अगर किसी वस्तु पे बल लगाना, बल एक ऐसी चीज है जो अगर किसी वस्तु पे लगा जो कि रेस्ट में, विराम में, उसको मोशन में ला सकती है, और अगर मोशन में है तो वह उसको रेस्ट में ला सकती है। ठीक है, क्योंकि पहला नियम यही तो बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन पे रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। यानी फोर्स ऐसी चीज है जो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर लग जाए तो उसको रेस्ट में ला सकती है। आ गई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं पहला नियम हमको फोर्स के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा? बताओ बताओ, बता रहा है या नहीं बता रहा? ठीक है। और दोस्तों पहला नियम जो बता रहा है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। ये रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, उसकी इस चीज को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मोशन में तो मोशन में रहना चाह रहे तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो पहला नियम है न्यूटन साहब का, जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, गति का जो पहला नियम है, उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आ गई क्या बात समझ में? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आ गई या नहीं आई बात समझ में? और दोस्तों इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में, कि हर वस्तु में ऐसी कुछ चीज होती है, इसके बारे में किसने बताया था? गैलीलियो नाम के व्यक्ति ने बताया था। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इसीलिए हम लोग पहले नियम को, न्यूटन साहब का जो पहला नियम है ना, उनको गैलीलियो का नियम भी बोलते थे। क्लियर है? क्लियर है सर? मैं काफी जगह पढ़ा हूं लेकिन अब नहीं लगता है कहीं पर भी पढ़ूंगा। मेरे दोस्त ने बताया सर आपके बारे में, जो कि ग्रुप डी में आपसे पढ़ा है। चलो अच्छी बात है। तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आप भी आगे जाके बताओ कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं नीरज सर से पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी इसलिए मेरी रहती है आपको सिलेक्शन दिलवा सके। चलिए, बात क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब आपने न्यूटन साहब का पहला नियम समझ लिया, अब समझते हैं न्यूटन साहब का दूसरा नियम, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम। लेकिन दोस्तों सेकंड लॉ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों पहले मोमेंटम समझे, संवेग समझे। देखिए मोमेंटम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एम मास की बॉडी है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है एम, 2 किलो 4 किलो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता।
और ये गति कर रहा है। तो दोस्तों गति कर रहा है तो इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v, यानी v। तो दोस्तों अगर कोई बॉडी m उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम यानी उसका संवेग कैसे निकालते हैं? तो संवेग यानी उसका मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? सिंपली मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग। सिंपल। दोस्तों मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से। क्यों? क्योंकि दोस्तों m, आप लोग बोलोगे m से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, m हम लोगों ने यूज कर लिया मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, तो मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। चलिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं मोमेंटम का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? एसआई यूनिट, तो एसआई पद्धति में आपको पता है द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में और वेग को मापा जाता है मीटर पर सेकंड में। तो क्या मैं बोल दूं कि इसका एसआई मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड? दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, बताओ क्या होगा? तो सर मोमेंटम निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो मास और एक वेलोसिटी। दोस्तों क्या वेलोसिटी, क्या वेग एक सदिश राशि है क्या? बिल्कुल। यानी यहां पर क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल। तो अगर मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी निकालने के लिए डायरेक्शन चाहिए, यानी मैं बोल सकता हूं ना मोमेंटम निकालने के लिए भी डायरेक्शन चाहिए। तो मोमेंटम जो होती है वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, बताओ इसकी विमा बताओ। बताओ खुद आप लोग निकाल के बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। देखो इसका ये रहा मात्रक, तो इसकी विमा बताओ, डायमेंशन बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। चलो निकाल के बताओ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप अपना निकालो फिर चेक कर लेना सही है नहीं है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। तो किलोग्राम आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो लिख दो m। कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो इसकी पावर लगा दो 1। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है, यानी लेंथ वाली कोई चीज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। कितनी बार आ रही है? एक बार आ रही है, तो इसकी भी लगा दो पावर 1। नीचे क्या है? सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की होती है, तो सेकंड आ रहा है क्या? बिल्कुल। यानी टाइम आ रहा है क्या? बिल्कुल। सेकंड की पावर कितनी है? 1 है, तो टाइम की पावर 1। क्लियर? तो विमा का मान कितना हो गया? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। क्लियर है? ये इसके डायमेंशन हो गई, ये इसकी विमा हो गई। चेक कर लो सबका यही आ रहा है क्या? अरे यार m की पावर 0 क्यों कर रहे हो दीप जी? क्या किलोग्राम नहीं आ रहा क्या है? m की पावर 0 क्यों कर रहे हो? गलती क्यों करते हो? m की पावर 1, ये m की पावर 0 क्यों कर रहे हो आप लोग? हैं गलत बात है यार। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, या पावर 1 नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इनकी पावर 1 है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ गया समझ में? तो आई होप आप लोगों को मोमेंटम समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताइए कि ये बॉडी है, इसका कुछ मोमेंटम है, संवेग है। मोमेंटम है इसका मतलब ये वेग, मतलब गति कर रही है, मोशन कर रही है। क्लियर है? बात है या नहीं है? बिल्कुल। अच्छा आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं इस पे एक फोर्स लगा दूंगा, फोर्स लगा दूंगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? वेलोसिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? यानी कहीं ना कहीं इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? संवेग बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। सर आपसे रिक्वेस्ट है बैकग्राउंड चेंज कर दो। दोस्तों देखो मैं व्हाइट की जगह ब्लैक कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो आपके प्रिंट आउट निकालने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप समझो, आप समझो, पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। सिलेक्शन से मतलब उनको क्या छोटी छोटी बात करते रहते हो। आई बात समझ में? तो न्यूटन साहब का सेकंड नियम हमको यही बताता है कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो उसके मोमेंटम यानी संवेग में कैसे चेंज करता है। ठीक है, आइए हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है, ये क्या बोलता है? आसान भाषा में समझाऊं या डिफिकल्ट में? सर आप तो आसान भाषा में समझाओ। आसान भाषा में यह है कि अगर आप लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना, फोर्स लगाओगे तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंज होगा। कुल मिलाके मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊं, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ, द्वितीय नियम क्या है?
बता दूं कि किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स जो होता है ना, वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सर नहीं आया समझ में? अरे मैंने समझाया कहां है, जो आएगा संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। सर नहीं आया मुझे समझ में? देखो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स किसके बराबर आएगा, उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ बटे कितने टाइम में हुआ। यही तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में संवेग में परिवर्तन की दर किसको बोलते हैं, कि कितना परिवर्तन आ गया संवेग में बटे कितने समय में आ गया। क्लियर? सर नहीं आया मुझे समझ में? अभी समझाते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। देखो ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था m, ठीक है, ये गति कर रहा था, इसका प्रारंभिक वेग, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं u। क्लियर है? अब दोस्तों आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया इस पे एक फोर्स, आपने लगा दिया इस पे फोर्स। तो फोर्स लगाने से क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्या कुछ इंक्रीज हो जाएगी क्या? पहले यू थी, अब मुझे नहीं पता कितनी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहले मान लो 4 मीटर पर सेकंड था यार, आपने पीछे से और धक्का लगा दिया तो उसका वेग 4 से कुछ बढ़ेगा ना। तो मान लेते हैं दोस्तों 4 से बढ़ के कुछ हो गया, हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड हो गया हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड हो, मुझे नहीं पता। तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ है, पहले यू थी, अब फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई दोस्तों, वी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं टी टाइम में आपने कुछ 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाया है ना, या 20 सेकंड के लिए लगाया, कुछ समय के लिए लगाया, वहां पर इसकी वेलोसिटी यू से कितनी हो गई, वी हो गई। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फोर्स कितना लगाया, तो न्यूटन साहब का सेकंड नियम क्या बोलता है कि सर संवेग में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने टाइम में हुआ। दोस्तों पहले मोमेंटम कितना था, इनिशियली मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले मास था m, पहले वेलोसिटी थी u, तो पहले मोमेंटम कितना था, इतना था। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब ठीक है, तो मुझे बताओ मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, पहले इतना था फिर इतना हुआ, कितने का चेंज हुआ बताओ ना यार। सर mv माइनस mu इतना चेंज हुआ, और ये टोटल चेंज कितने समय में हुआ, t समय में हुआ। बात सही है क्या? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? दोस्तों मुझे बताओ जो m है, मास है, वो तो पहले जितना 2 किलो था अभी भी उतना ही रहेगा ना। तो मास को मैं कॉमन ले लूं, देखो यहां से तो कॉमन m कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बटे टी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए ये v माइनस यू क्या है। सर v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी u से v हो गई, तो v माइनस यू क्या है, ये v माइनस यू क्या है, वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन, और ये क्या है, टाइम। तो वेग में परिवर्तन बटे कितने टाइम में हुआ, ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के ना। तो ये m इंटू ए, यानी जो आपने फोर्स लगाया है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। तो दोस्तों हम लोग जो बोलते हैं ना फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, ये आया कहां से सर, वो इसी चीज से आया कि किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जितना ज्यादा आप लोग फोर्स लगाओगे उसके संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा आएगा। आगे बात समझ में? तो न्यूटन साहब का सेकंड नियम क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा बल लगाओगे उसके संवेग में उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो कुल मिला के यहां से फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम में चेंज हुआ बट्टे कितने टाइम में हुआ। तो जब इसको सॉल्व करोगे फोर्स बराबर आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको करके बताया है, ये मैंने आपको करके बताया है। आगे बात समझ में? एक लड़का है जिसका नाम है लियोनल मेसी, वो कुछ भाषा में बोल रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन सी भाषा है, बंगाली भाषा है या, तो यार दोस्तों अगर आपको कुछ बोलना चाहते हो तो हिंदी या इंग्लिश में बोल दो, मुझे नहीं आती समझ में। ठीक है, लियोनल मेसी पता नहीं क्या लिखते जा रहे हो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे जो लगाया गया फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से पूछूं कि फोर्स की डेफिनेशन, बल की परिभाषा कौन से नियम के द्वारा दी गई है, न्यूटन साहब के पहले नियम के द्वारा या दूसरे नियम के द्वारा। अब आप लोग बोलोगे कि सर दूसरे नियम ने बताया है कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नहीं,
दोस्तों जो फोर्स की डेफिनेशन है, परिभाषा, वो पहले नियम के द्वारा दी गई है। क्योंकि पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन पे रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। यानी फोर्स एक ऐसी चीज है जो अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उस पर लग जाए तो उसको मोशन में ला सकती है, मोशन पे तो रेस्ट में ला सकती है। तो फोर्स होता क्या है यह बताया हमको पहले नियम ने। दोस्तों फोर्स कितना लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मान कितना है, वो हमको बताया सेकंड नियम ने। तो न्यूटन साहब का जो पहला नियम है उससे हमको फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, परिभाषा मिलती है डेफिनेशन की, एक्चुअली फोर्स है क्या। और सेकंड नियम से हमको यह पता पड़ता है कि जो फोर्स आपने लगाया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका परिमाण कितना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताइए, फोर्स का फाइनली फॉर्मूला निकल के आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सर सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग ग्राम में, और त्वरण का क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों का सीजीएस मात्रक। और दोस्तों इसी सीजीएस मात्रक को, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, हम लोग डाइन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो सर एसआई पद्धति में द्रव्यमान को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, त्वरण को करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो फोर्स का एसआई मात्रक हो गया ये, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो फोर्स का जो सीजीएस मात्रक है वो है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे आप लोग डाइन भी बोलते हैं, ठीक है, सीजीएस मात्रक। और फोर्स का एसआई मात्रक की बात करें तो होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे आप लोग न्यूटन भी बोलते हैं। अब चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन और डाइन में कोई संबंध है क्या, बताओ, न्यूटन और डाइन में कोई संबंध है क्या। देखो दोस्तों यहां पर मैं लिख दूं, एक न्यूटन बराबर क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे मैं क्या लिख सकता हूं कि न्यूटन बराबर क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। अरे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता ना, तो किलोग्राम की जगह में लिख दिया 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। बात सही है क्या। अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, डाइन के बराबर है। ठीक है। तो बेसिकली जो लेफ्ट में जो न्यूटन है ये किसके बराबर आ गया, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, और ये क्या हो गया, डाइन। आया नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। आई बात समझ में या नहीं आई, आई बात समझ में या नहीं आई, बताओ बताओ, आई या नहीं आई। अरे 2-3 जो बच्चे हैं ना फालतू अपनी लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, इधर ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। जो अपने आप आपस में जो भाईचारा दिखा रहे हो इधर बैठ के, ठीक है, इधर ब्लॉक कर दूंगा, करते रहना कमेंट, ध्यान रखना। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। एक लड़का है मिलन नाम का, एक है राहुल नाम का, ये लग रहे हैं ना क्लास में, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं। फिर फोन करते ना कॉलेंटिंग, सर मुझे तो अनब्लॉक कर दो, सर मुझे ये कर दो। आ गई बात समझ में। अब मुझे तो आप लोगों को यह बताना है फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी, बताओ। फोर्स की डायमेंशन बतानी है, विमा बतानी है, क्या होगी, निकाल के बताओ क्या होगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, निकाल के बताओ। अरे यार दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा ही मात्रक क्या है सर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो बताओ, निकालो डायमेंशन, निकालो विमा, निकालो विमा निकालो। तो सर किलोग्राम यानी मास की यूनिट है, तो ये आ जाएगा m की पावर 1। मीटर यानी लेंथ की यूनिट है, आ जाएगा l की पावर 1। सेकंड टाइम की यूनिट है, तो ये जाएगा t की पावर 2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। क्लियर, ये हो गई डायमेंशन, ये हो गई विमा। क्लियर है क्या, क्लियर। तो ये आपका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन विमा कितनी हो गई, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। क्लियर है, क्लियर है, आ गई बात समझ में। चले
ठीक है, तो ये आप लोगों की डायमेंशन हो गई। दोस्तों सेकंड लॉ देखो कहां कहां लगता है, मैं आपको बताऊं। क्या कभी आपने देखा है क्या, जैसे मान लीजिए कोई एथलीट है ना, उसने वो कर ली, फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली, फिनिशिंग लाइन, जैसे मान लो कोई भाग रहे हो आप लोग है ना, किसी मैराथन में भाग रहे हो, ये फिनिशिंग लाइन थी, तो किसी ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली ना, तो उसके बाद में एकदम से नहीं रुकता, थोड़ा आगे चलता रहता ना, भागता रहता ना, भागता रहता ना। बताओ इसके पीछे क्या कारण है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों क्या कभी आपने देखा है क्या कि कोई भी प्लेयर जब बॉल को कैच पकड़ता है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो, एक सारा ध्यान इधर रखो, जैसे मान लो बॉल आ रही है आपकी तरफ आ रही है, आप स्लिप में खड़े हो, आप कैसे कैच करोगे, क्या हाथ को आगे लेके जाओगे क्या, आप देखना, क्या हाथ को ऐसे आगे लेके जाओगे कि नहीं, जितना हो सकता है पीछे लेते हैं, जितना हो सकता है पीछे लेते हैं। बताओ, या आप मुझे एक चीज बताइए, आप कोई बाउंड्री पे कैच करो, बॉल आ रही है ऊपर से, तो क्या ऐसे पकड़ोगे क्या, ऐसे नहीं, जितना हो सकता है नीचे लेके आते हो, जितना हो सकता है नीचे लेकर आते हो, जितना होता है नीचे लेकर आते हो। इसका कारण क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे मान लो ये आपके हाथ है ना, आप स्लिप में खड़े हो, आप स्लिप में खड़े हो, आप ऐसे लेकर आते हो, हाथ को ऐसे लेकर आते हो। इसके पीछे कारण क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। ये कोई एम द्रव्यमान की कोई बॉल है जो आपके पास में आ रही है, ठीक है। इसके कुछ मान लेते हैं वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका भी मोमेंटम कितना है, मान लो बॉल है 1 किलोग्राम की, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ, मास इंटू वेलोसिटी 1 गुना 10, इसका भी मोमेंटम है 10। जब ये आपके हाथों में समा जाएगी तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, कुछ वेग ही नहीं बचेगा, मोमेंटम हो जाएगा 0। और मानते हैं यहां से यहां पर होने में जो समय लगा वो लगा t, तो फोर्स क्या होता है, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ बटे कितने टाइम में हुआ, यही तो होता है ना। तो अगर आप लोग हाथ को पीछे लेकर आओगे, हाथ को पीछे लेकर आओगे, तो ज्यादा टाइम मिल गया ना आपको, तो टाइम ज्यादा मिल गया, तो जो फोर्स लगेगा आपके हाथों पे वो कम लगेगा। समझ रहे हो बात को, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली जो एथलीट है ना, ये दोस्तों भाई जब रुकेगा इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम ज्यादा लगा रहा है, जिससे फोर्स कम लगे। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम में चेंज बटे टाइम, तो टाइम अगर आप लोग ज्यादा लगाओगे ना तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, चोट लगने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में चले। तो फोर्स क्या है, इस सब मैंने बता दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर कई बार आप लोगों को फोर्स भी दिया जाता है कि एक वस्तु पे फोर्स लगाया गया, उसका त्वरण इतना हो गया, बताओ उसका द्रव्यमान कितना था, सिंपल लगा सकते हो, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास बराबर फोर्स बट्टे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना तो फोर्स बट्टे मास, क्या दिक्कत है। क्लियर है, चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों फोर्स से संबंधित ही 2-3 टर्म आते हैं जिसमें कंफ्यूज होते हो आप, जैसे थ्रस्ट सुना है आपने, ये थ्रस्ट क्या होता है, देखो जैसे थ्रस्ट, टॉर्क, ड्रैग, ये इससे संबंधित है कुछ। आइए मैं टर्म के बारे में बताता हूं, सबसे पहले समझते हैं थ्रस्ट के बारे में। देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे कोई रॉकेट है, तो इसका जो फ्यूल, भाई जब रॉकेट को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए नहीं चाहिए, तो इसका जब फ्यूल जलेगा तो वो गैस निकालेगा या नहीं निकालेगा, बिल्कुल। तो गैस जब निकलेगी ना, वो क्या लगाती है, एयर पे फोर्स लगाती है। तो एयर, अभी थर्ड लॉ में पढ़ाऊंगा, एयर उतना ही फोर्स फिर इस पे लगाती है, जिससे इसको ऊपर की ओर धक्का मिलता है, इसे बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट बेसिकली जो यूज करा जाता है ना, वो प्लेन वगैरह इनके लिए किया जाता है, बेसिकली ये प्रकार का फोर्स ही है। दोस्तों टॉर्क क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपने ऐसे समझो, ये एक क्या है आपके पास में स्केल है, आपकी स्केल आती थी ना स्केल, इसको आपने दीवार पे लगा दिया, यहां पर एक पिन से गाड़ दिया। अगर आप लोग इधर फोर्स लगाओगे तो कुछ होगा क्या, नहीं। लेकिन जब आप लोग इधर फोर्स लगाओगे तो क्या ये घूमना स्टार्ट कर देगी, क्या ये घूमना स्टार्ट कर देगी क्या। तो टॉर्क बेसिकली फोर्स का वो इफेक्ट है जिसकी वजह से कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। क्लियर है, क्लियर है। तो टॉर्क बेसिकली रोटेशनल मोशन के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रैग क्या है दोस्तों, जब भी आप लोग कोई गाड़ी चलाते हो तो यार एयर की वजह से कुछ रजिस्टिंग फोर्स लगता है, नहीं मिलता, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग, एयर का ड्रैग। ये ड्रैग एयर के जो रजिस्टिंग फोर्स होता है ना, उसके लिए हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल की क्लास में जहां तक पढ़ा पहले उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आप लोगों को थर्ड लॉ और प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा। कल अपना ये पूरा क्लियर हो जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से आ रहा है समझ में? तो कल हम लोग फोर्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं या एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, जिससे आपको पता पड़े सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या कैसे पूछे जा सकते हैं। और कल ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर। क्लियर है? फिर हम लोग अपना नया चैप्टर करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर होगा शायद, आई थिंक, है ना? नहीं, शायद ग्रेविटेशन होगा, देख लेंगे यार, जो भी होगा। अभी मैंने आपको क्या सीक्वेंस दिया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।